सुबह की भाग दौड़ मेरे कमज़ोर शरीर के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और दोपहर तक मैं पूरी तरह थक चुका था। होल्म्स के कॉन्सर्ट के लिए निकलने के बाद मैं सोफ़े पर लेट गया। सोचा कि 2 घंटे की नींद ले लूं, लेकिन यह कोशिश बेकार गई। मेरा दिमाग इतनी घटनाओं से भरा हुआ था कि शांति मिल ही नहीं रही थी। अजीब अजीब ख्याल और अंदाज़े लगातार आते जा रहे थे। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मेरे सामने वही चेहरा आ जाता, उस मरे हुए आदमी का विकृत बंदर जैसा चेहरा। उस चेहरे का असर इतना डरावना था कि मेरे मन में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं बची थी, बल्कि मुझे तो उस व्यक्ति के लिए आभार महसूस हो रहा था जिसने उसे इस दुनिया से हटा दिया। अगर कभी किसी इंसान के चेहरे से उसकी बुराई झलक सकती थी तो वह चेहरा था इनोक जे ड्रेवर का। लेकिन फिर भी मैं जानता था कि कानून अपनी जगह होता है। किसी इंसान का चरित्र चाहे जितना गिरा हुआ क्यों न हो, उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। जितना मैं सोचता उतना ही होल्म्स की थ्योरी अजीब लगती कि उस आदमी को जहर दिया गया था। मुझे याद आया कैसे उसने उस लाश के होंठों को सूंघा था। मुझे यकीन था कि उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जिससे उसे यह आइडिया आया। लेकिन फिर सवाल था, अगर जहर नहीं था तो मौत कैसे हुई? न कोई घाव, न गला घोंटने के निशान, और दूसरी तरफ फर्श पर इतना सारा खून। वह खून किसका था? कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मरे हुए आदमी के पास कोई हथियार भी नहीं था जिससे वह किसी पर हमला कर सकता। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और जब तक ये सवाल हल नहीं होते, नींद आना नामुमकिन था, ना मेरे लिए ना होल्म्स के लिए। हालांकि होल्म्स के शांत और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार से साफ था कि उसने अपने दिमाग में पूरी थ्योरी बना ली है, एक ऐसी थ्योरी जो इन सारे सवालों का जवाब देती है। लेकिन वह क्या है, मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था। वह बहुत देर से लौटा, इतनी देर से कि साफ था कॉन्सर्ट उसे इतनी देर तक रोक नहीं सकता था। जब वह आया तब तक डिनर टेबल पर लगा हुआ था। वह शानदार था। उसने बैठते हुए कहा, तुम्हें याद है डार्विन क्या कहता है म्यूज़िक के बारे में? उसका मानना है कि इंसानों में म्यूज़िक को बनाना और समझना, यह क्षमता बोलने की क्षमता आने से भी पहले मौजूद थी। शायद इसी वजह से हम इससे इतने गहराई से प्रभावित होते हैं। हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं उन पुराने धुंधले समयों की यादें बसी हुई हैं जब दुनिया अभी बचपन में थी। यह थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात लगती है, मैंने कहा। अगर नेचर को समझना है, उसने जवाब दिया, तो आइडियाज़ भी उतने ही बड़े होने चाहिए जितनी नेचर है। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे। यह ब्रिक्सटन रोड वाला मामला तुम्हें परेशान कर रहा है। सच कहूँ तो हाँ, मैंने कहा। अफ़गानिस्तान में जो कुछ देखा है उसके बाद मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। मेवांद में मैंने अपने साथियों को कटते हुए देखा, फिर भी मैं शांत रहा था। मैं समझ सकता हूँ, होम्स बोला। इस मामले में एक मिस्ट्री है जो इमेजिनेशन को भड़काती है। जहाँ इमेजिनेशन होती है वहीं हॉरर भी होता है। क्या तुमने इवनिंग पेपर देखा? नहीं। उसमें इस घटना का अच्छा खासा विवरण है, लेकिन एक बात नहीं लिखी गई कि जब उस आदमी को उठाया गया तो एक औरत की वेडिंग रिंग ज़मीन पर गिर गई थी। अच्छा ही है कि उन्होंने वह बात नहीं लिखी। क्यों? यह देखो एडवर्टाइजमेंट, उसने कहा। मैंने सुबह ही हर अखबार में यह छपवा दिया था। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फाउंड कॉलम में देखा, ब्रिक्सटन रोड में आज सुबह एक प्लेन गोल्ड वेडिंग रिंग मिली है, वाइट हार्ट टैवर्न और हॉलैंड ग्रोव के बीच सड़क पर। डॉक्टर वॉटसन, 221 बी बेकर स्ट्रीट पर शाम 8 से 9 बजे के बीच संपर्क करें। माफ़ करना तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने के लिए, उसने कहा। अगर मैं अपना नाम देता तो कुछ बेवकूफ़ लोग पहचान जाते और बीच में टांग अड़ाने लगते। कोई बात नहीं, मैंने कहा। लेकिन अगर कोई आ गया तो? मेरे पास तो कोई रिंग नहीं है। है, उसने कहा और मुझे एक अंगूठी देते हुए बोला, यह काम चला देगी, लगभग वैसी ही है। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा? वही आदमी, ब्राउन कोट वाला, स्क्वायर टेड बूट्स वाला। अगर वह खुद नहीं आया तो अपना कोई साथी भेजेगा। क्या उसे खतरा महसूस नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी थ्योरी सही है, और मुझे पूरा यकीन है कि है, तो वह इस रिंग को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरे हिसाब से जब वह ड्राइवर की लाश के ऊपर झुका हुआ था
तभी ये अंगूठी गिर गई थी और उसे पता ही नहीं चला। बाद में बाहर निकलकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस आया, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे ड्रंक होने का नाटक करना पड़ा ताकि शक न हो। अब सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? वह ज़रूर अखबार देखता और जैसे ही उसे यह एडवर्टीज़मेंट दिखती वह खुश हो जाता। उसे कोई शक नहीं होता कि यह ट्रैप है। उसके लिए तो यह बस एक खोई हुई चीज़ मिलने की खबर है। वह आएगा, ज़रूर आएगा। 1 घंटे के अंदर तुम उसे यहाँ देखोगे। और फिर मैंने पूछा, बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास पुराना सर्विस रिवॉल्वर है और कुछ कार्ट्रिज। उसे साफ कर लो और लोड कर लो। वह खतरनाक आदमी है। मैं उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन तैयार रहना बेहतर है। मैं अपने कमरे में गया और उसकी बात मानी। जब मैं वापस आया तो टेबल साफ़ हो चुकी थी और होम्स अपने वायलाइन पर धीमी धुन बजा रहा था। मामला और इंटरेस्टिंग हो गया है, उसने कहा। अभी अभी मेरे अमेरिकन टेलीग्राम का जवाब आया है। मेरी थियरी बिल्कुल सही है। और वह क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे वायलिन की स्ट्रिंग्स बदलनी चाहिए, उसने कैजुअली कहा। पिस्तौल अपनी जेब में रख लो। जब वह आदमी आए तो उससे सामान्य तरीके से बात करना। बाकी मैं संभाल लूँगा। उसे घूरना मत, डर जाएगा। अभी 8 बज रहे हैं, मैंने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, वह किसी भी वक्त आ सकता है। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दो। हाँ, बस इतना काफ़ी है। अब चाबी अंदर ही रहने दो। ठीक है। फिर उसने एक पुरानी किताब उठाई और बोला, यह अजीब सी किताब है जो मुझे कल एक ठेले से मिली। दे जूर इंटर जेंतेस 1642 में छपी थी, जब चार्ल्स का सिर अब भी उसके कंधों पर ही था। प्रिंटर कौन है? मैंने पूछा। फिलिप डी क्रो। जो भी रहा हो, उसने जवाब दिया। फ्लाई लीफ पर हल्की स्याही से लिखा है, एक्स लिब्रिस गुयोलमी वाइट। सोचता हूँ ये विलियम वाइट कौन रहा होगा। शायद 17वीं सदी का कोई बहुत ही नियम कायदे वाला वकील। उसकी लिखावट में वही कानूनी सा टेढ़ापन है। लो, लगता है हमारा आदमी आ गया। इतना कहते ही दरवाजे की घंटी तेज़ी से बजी। शर्लॉक होम्स धीरे से उठा और अपनी कुर्सी दरवाजे की तरफ सरका दी। हमने नौकरानी के कदमों की आहट सुनी। फिर लैच खुलने की आवाज़ आई। क्या डॉक्टर वॉटसन यहाँ रहते हैं? एक साफ लेकिन थोड़ी कर्कश आवाज़ आई। हमें नौकरानी का जवाब सुनाई नहीं दिया, लेकिन दरवाज़ा बंद हुआ और कोई सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके कदम डगमगाते और घिसटते हुए से थे। होम्स के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य आया। कदम धीरे धीरे पास आए और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आइए, मैंने कहा, लेकिन हमारे अंदाजे के बिल्कुल उलट कोई खतरनाक आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बूढ़ी झुर्रियों से भरी औरत लंगड़ाती हुई अंदर आई। तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। उसने झुककर सलाम किया और अपनी धुंधली आंखों से हमें देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपनी जेब में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना निराश और उदास हो गया था कि मुझे हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। बूढ़ी औरत ने एक अखबार निकाला और हमारे एडवर्टाइजमेंट की तरफ इशारा किया। इसी वजह से आई हूँ साहब, उसने कहा। ब्रिक्सटन रोड में जो गोल्ड वेडिंग रिंग मिली है, वह मेरी लड़की सैली की है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। उसका पति यूनियन बोर्ड पर स्टीवर्ड है। अगर वह घर आकर उसे बिना रिंग के देखेगा तो क्या कहेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। वैसे ही गुस्सैल है और जब पी लेता है तो और भी बुरा हो जाता है। क्या यह उसी की रिंग है? मैंने पूछा। भगवान का शुक्र है, वह बोली। सैली आज बहुत खुश होगी। यही है वह रिंग। तुम्हारा एड्रेस? मैंने पेंसिल उठाते हुए पूछा। 13 डंकन स्ट्रीट, हांट्स डिटच। यहाँ से काफ़ी दूर है। ब्रिक्सटन रोड किसी सर्कस और हांट्स डिटच के बीच नहीं पड़ता, होम्स ने तेज़ी से कहा। बूढ़ी औरत तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और अपनी छोटी लाल आंखों से उसे घूरने लगी। जनाब ने मुझसे एड्रेस पूछा था, उसने कहा। सोली पैकहम में रहती है, 3 मैफील्ड प्लेस। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम सॉयर है। उसका डेनिस है। उसके पति का नाम टॉम डेनिस है। अच्छा लड़का है जब समुद्र पर होता है, लेकिन जब किनारे आता है तो औरतें और शराब खाने। यह लो तुम्हारी रिंग मिसेस सॉयर, मैंने होम्स के इशारे पर उसे रोकते हुए कहा। यह साफ तौर पर तुम्हारी बेटी की ही है
और मुझे खुशी है कि मैं इसे सही मालिक तक पहुंचा रहा हूं। वह बार बार आशीर्वाद देती हुई, धन्यवाद करती हुई, अंगूठी अपनी जेब में रखकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। जैसे ही वह बाहर गई, होम्स बिजली की तरह उठा और अपने कमरे में भागा। कुछ ही सेकंड में वह वापस आया, कोट और क्रेवेट पहनकर। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। वह ज़रूर किसी की अकॉम्प्लाइस है और मुझे सीधे उसी तक ले जाएगी। मेरा इंतज़ार करना। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और वह नीचे भाग गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वह बूढ़ी औरत सड़क के उस पार धीरे धीरे चल रही थी और होल्म्स थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहा था। मैंने सोचा, या तो उसकी पूरी थ्योरी गलत है या फिर अब वह सीधे इस मिस्ट्री के दिल तक पहुंच जाएगा। उसने मुझसे इंतज़ार करने को कहा था, लेकिन वैसे भी मैं सो नहीं सकता था। करीब 9 बजे वह गया था। मैं पाइप पीते हुए बैठा रहा और हेनरी मूर्जर की वी डे बोहेम के पन्ने पलटता रहा। 10 बज गए। नौकरानी के सोने जाने की आहट आई। 11 बजे मकान मालकिन के कदम सुनाई दिए। करीब 12 बजे दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज़ आई। जैसे ही होल्म्स अंदर आया, मैं उसके चेहरे से समझ गया कि वह सफल नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अम्यूज़मेंट और फ्रस्ट्रेशन दोनों थे और अगले ही पल वह ज़ोर से हंस पड़ा। मैं तो किसी भी हालत में स्कॉटलैंड यार्ड वालों को यह बात नहीं बताऊंगा, वह कुर्सी पर गिरते हुए बोला। मैंने उनका इतना मजाक उड़ाया है कि अगर उन्हें यह पता चल गया तो वे मुझे ज़िंदगी भर सुनाते रहेंगे, लेकिन मुझे हंसने का हक है क्योंकि आखिर में मैं उनसे हिसाब बराबर कर लूँगा। आखिर हुआ क्या? मैंने पूछा। अरे, अपने खिलाफ कहानी सुनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा। वह औरत थोड़ी दूर चली ही थी कि वह लंगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में बहुत दर्द हो। फिर वह अचानक रुक गई और एक 4 पहिया गाड़ी 4 व्हीलर को आवाज़ दी जो वहाँ से गुजर रही थी। मैं उसके इतना पास था कि उसका एड्रेस सुन सकूं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने इतनी ज़ोर से बोला कि सड़क के दूसरी तरफ भी सुनाई दे जाए। 13 डंकन स्ट्रीट, हांट्सडिटच चलो, उसने कहा। मुझे लगा ठीक है, मामला असली लग रहा है। मैंने उसे गाड़ी में बैठते देखा और फिर मैं खुद पीछे लटक गया। ये एक ऐसी कला है जिसमें हर डिटेक्टिव को माहिर होना चाहिए। फिर गाड़ी चल पड़ी और बिना रुके हम सीधे उसी सड़क तक पहुँचे। दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही मैं कूद गया और आराम से चलते हुए आगे बढ़ा। मैंने देखा, गाड़ी रुकी, ड्राइवर नीचे उतरा, उसने दरवाज़ा खोला और इंतज़ार करने लगा, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। जब मैं पास पहुंचा तो वह गाड़ी के अंदर पागलों की तरह तलाश कर रहा था और ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था जो मैंने ज़िंदगी में कम ही सुनी थी। उसके यात्री का कोई निशान नहीं था और मुझे लगता है उसे अपनी किराया भी जल्दी नहीं मिलेगा। जब हमने नंबर 13 पर पूछताछ की तो पता चला कि वह घर एक इज़्ज़तदार पेपर हेंजर का है। नाम है कैसविक और वहाँ किसी सॉयर या डेनिस नाम के आदमी के बारे में किसी ने कभी नहीं सुना। क्या? मैंने हैरानी से कहा। तुम यह कहना चाहते हो कि वह कांपती कमज़ोर बूढ़ी औरत चलती गाड़ी से उतर गई और तुम दोनों को पता भी नहीं चला? बूढ़ी औरत गई भाड़ में, शेरलॉक होम्स ने तीखे स्वर में कहा। हम ही असली बूढ़े थे जो इतने आसानी से बेवकूफ़ बन गए। वह एक जवान आदमी था और बहुत ही फुर्तीला, और उससे भी ज़्यादा एक शानदार एक्टर। उसका भेष बिल्कुल परफेक्ट था। उसे ज़रूर पता चल गया होगा कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसने मुझे चकमा देने के लिए यह तरीका अपनाया। इससे एक बात साफ हो जाती है, जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वह अकेला नहीं है। उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं। अब डॉक्टर, तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, मेरी सलाह मानो, सो जाओ। मैं सच में बहुत थक चुका था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मैंने होम्स को बुझती हुई आग के सामने बैठे छोड़ दिया और रात देर तक मुझे उसके वायलिन की धीमी उदास धुन सुनाई देती रही, जिससे साफ था कि वह अब भी उसी अजीब और उलझे हुए रहस्य के बारे में सोच रहा था जिसे उसने सुलझाने की ठान ली थी।